नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ वापस आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। अब क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स, इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में इस चैप्टर में सबसे पहले फोकस करते हैं हम यहाँ पर इसके टाइटल के नाम, राइट। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो चार्ज है ये क्या होता है, कब अक्वायर होता है। कोई भी चीज है, जैसे हमने सबसे बेसिकली पढ़ रखा है चीजों में, जैसे कोई भी एक एटम, द स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर, जो मैटर होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक एटम, राइट। अब जो एटम है, एटम के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। अब किसी भी कंडीशन में, जनरल बेसिक कंडीशन में अगर हम देखें तो किसी भी मैटर में मैं बात करूं तो किसी भी मैटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हमेशा बराबर होते हैं। इसी के कारण जो मैटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट। उसमें कोई भी चार्ज एक्वायर्ड नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर हम बात करें तो जब भी किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को रब किया जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कॉम्ब है या स्केल है उसे जब हम रब करते हैं, उसके बाद थर्मोकोल बॉल्स या फिर पेपर पीसेस के पास, छोटे छोटे पेपर के पीसेस होते हैं, उनके पास लेकर जाते हैं तो वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण हो रहा है, आपने रब किया तो वो आयनाइज हो गया, उसमें चार्ज एक्वायर हो गया, राइट। वो क्या हो गया, आयनाइज। इट मीन्स अब जो आयन है, आयन्स कितने टाइप आयनाइज हो गया, मतलब इट कैन आइदर बी पॉजिटिवली चार्ज्ड या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। तो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। नेगेटिवली चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कोई भी मैटर है, सब्सटेंस है, वो नॉर्मल कंडीशन में वो न्यूट्रल होता है। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद अब आते हैं फील्ड में। फील्ड क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा चलिए पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके आसपास ये जो एरिया है, ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके आसपास वो एरिया जहां तक ये अपने इम्पैक्ट को शो कर सकता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। जैसे कि हम अगर देखें, छोटी मोटी चीज होती है, हर एक टेरिटरी होती है, हर कंट्री की एक टेरिटरी होती है कि जहां तक वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई कर सकता है, जहां तक उसका हक होता है, उसे कहते हैं हम टेरिटरी। हर एक देश की अपनी टेरिटरी होती है, सीमाएं होती है। वैसे ही हर एक चार्ज का अपना एक एरिया होता है जहां तक वो अपने इफेक्ट को शो कर सकता है। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसका एरिया, उसकी फील्ड भी ज्यादा होगी। अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसकी फील्ड भी कम होगी। अब सिर्फ पॉजिटिव की बात नहीं करते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो, उसके आसपास जो फील्ड होगी, द स्पेस, द फील्ड अराउंड एनी चार्ज वेयर द चार्ज कैन शो इट्स इम्पैक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम मैग्नेट में भी पढ़ते हैं, मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होता है जहां पर मैग्नेट अपना इफेक्ट शो करता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहता है। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां पर वो चार्ज अपना इफेक्ट शो करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक चीज और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चीज आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं या मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, वैसे तो हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसी होती हैं, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। अब ये डायरेक्शन बताने के लिए जो लाइंस, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर दूं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के केस में जो लाइंस है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, बाहर की तरफ, कह लो इंग्लिश में कह लो आउटवर्ड है, हिंदी में कह ले बाहर की तरफ है। नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन है इनवर्ड, या हिंदी में कहो अंदर की तरफ, राइट। तो जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, आप दोनों तरीके से कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जो लाइंस, द लाइंस विच आर ड्रॉन अराउंड एनी चार्ज which represents or which shows the direction of electric field is called electric field lines। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं, the lines which are drawn around the charges, either positive or
नेगेटिव चार्ज विच रिप्रेजेंट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल तो है नहीं, दिख तो रही नहीं, तो ऑन पेपर जब हम जैसे ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि जो लाइंस ड्रॉ हुई, ठीक है, जो लाइंस ड्रॉ की है हमने किसी भी चार्ज के अराउंड, जो उसकी डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक लॉ आता है। जैसे अगर हमने चार्ज रख दिए, एक या दो चार्जेस रखे हुए हैं, तो अब चार्ज रखा है तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि भाई कोई भी चार्ज रखा है तो वो अपने अराउंड एक पर्टिकुलर स्पेस में अपना इम्पैक्ट शो करता है। तो वो इम्पैक्ट कैसे शो करेगा? तो जो फोर्स यहाँ पर चार्जेस अप्लाई करेंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन सा फोर्स अप्लाई करेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, या जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं हमने, या फिर हम इसे और क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसके लिए एक लॉ है जिसे हम कूलम्स लॉ कहते हैं। अब कूलम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने का ऐसा यूनिट होता है कूलम, राइट? तो कूलम के नाम पर ही जो बना हुआ है लॉ, उन्होंने जो लॉ दिया था वो है कूलम्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलम ने अज्यूम किया, उन्होंने अज्यूम किया कि भाई आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये रखा हुआ है, मान लेते हैं भाई ये प्लस क्यू है, दूसरा वाला पॉइंट चार्ज ये रखा हुआ है, मान लेते हैं ये माइनस क्यू है। ठीक है, अब जरूरी नहीं एक प्लस और एक माइनस है, भाई ये दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं। तो ये जो दो चार्जेस हैं, चलो इसे Q1 और Q2 ले लें। ठीक है, ये दोनों प्लस भी हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट भी हो सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अज्यूम करते हैं, राइट? So 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance of r. In this case, अब ये जो लॉ है कूलम्स लॉ, जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम यहाँ पे? कूलम्स लॉ, राइट? अब कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसे निकालने के लिए। तो यहाँ पर आप सिमिलैरिटी देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं, लगभग सिमिलैरिटी है। यहाँ पर हम Q1 Q2 दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, डिस्टेंस r ले रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने M1 M2 लिया था और डिस्टेंस r लिया था। ठीक है, तो कूलम्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि भाई व्हाटएवर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस will be directly proportional to the product of charges। मतलब अगर मानते हैं Q1 और Q2 के बीच में कोई फोर्स लग रहा है F, अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा, तो वो F है। तो F is directly proportional to Q1 and Q2। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। सेकंड स्टेटमेंट होगी, सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि whatever the force acting between two point charges will be inversely proportional to the square of distance between them। मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब फॉर्मूला में लिखेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब दोनों ही इक्वेशन में लेफ्ट साइड आपको सेम दिख रहा है, तो इसको कंबाइन करेंगे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, राइट? अब बेसिक हम देखते हैं कि जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है k, राइट? अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपके पास कूलम्स लॉ से फॉर्मूला आता है जिससे कि आप दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पर Q1 Q2 दो चार्जेस की वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट? अब यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट है वो है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम चेंज होगा कि किस मीडियम में ये चार्जेस रखें तो उस हिसाब से आपको उसकी वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, जो आपको यहाँ पर पुट करनी है। और अगर वैक्यूम में रखे होंगे तो फिर आपको इस पूरे की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू k की, और आप इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। थैंक यू।